विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न 5वां आ 16 पेज नंबर। दंड के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मृत्यु दंड समाप्त कर देनी चाहिए? मृत्यु दंड के पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। दंड के सिद्धांत दंड के सिद्धांतों की विशिष्ट दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने मत अनुसार अनेक दंड के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनका सामान्य रूप से निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रायश्चित सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। तीसरा, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, निर्धारात्मक सिद्धांत, सृजनात्मक सिद्धांत। पहला, प्रायश्चित का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार धार्मिक प्रवृत्तियां हैं। अपराध को करना वैधानिक दृष्टि से कानून का उल्लंघन माना जाता है, परंतु धार्मिक दृष्टि से पाप के रूप में ही अभिज्ञात किया जाता है। अतः आप करने वाले को प्रायश्चित करना ही पड़ता है। पूर्णतः का अच्छा पाप का बुरा परिणाम माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। प्रसिद्ध विद्यमान फाइन के अनुसार दंड आपके अनुकूल ही होना अपेक्षित है। आलोचना, इस सिद्धांत को दंड के सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें धार्मिक भावना पर ही निहित सिद्धांत को माना गया है, जबकि सरकारों ने इस सिद्धांतों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह कुछ धार्मिक व्यक्तियों के विचारों पर ही आधारित है। दूसरा, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, यह दंड का प्राचीनतम स्वरूप है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो वैसा करता है वह वैसा ही पाता है। इसके अनुसार आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत ले लिया जाता है। इस मत के प्रबल समर्थक जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार अपराधियों को दंड इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वह अनेक अथवा अन्य के हितों का साधन है, बल्कि इसलिए मिलना चाहिए कि उसने अपराध किया है। अरस्तु, बैटले, बोस के आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। बैटले ने एक स्थान पर रखा है, हम दंड इसे हेतु प्रदान करते हैं क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, अन्य किसी कारण से नहीं। दंड का स्वरूप दंड के लिए ही होना चाहिए। प्लेटो ने दंड के द्वारा अपराधियों की संख्या में पर्याप्त कमी एवं उपचार को उपयुक्त ठहराते हुए कहा है कि न्याय आत्मा की अच्छाई एवं सुव्यवस्था है, जैसे न्याय इसकी बीमारी और शर्मिंदगी है और दंड इस रोग का उपचार है। इसे संदर्भ में डॉक्टर सेठना ने कहा है कि दंड के प्रतिरोध का सिद्धांत नैतिक न्याय की दृष्टि पर आधारित है। आँख फोड़ने वाले की आँख फोड़ देना, हत्या करने वाले को फांसी लगा देना, जो अपने माँ बाप के बारे में यह कहे मेरा बाप नहीं है, उसकी जीभ काट लेना आदि इस सिद्धांत के दंड के उदाहरण हैं। आलोचना, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार दंड अपने आप में लक्ष्य है, जबकि दंड लक्ष्य नहीं है, अपितु लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। वह लक्ष्य है सामाजिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत बदलने की भावना पर आधारित है। सामंड के अनुसार प्रतिरोध अपने आप में अपराध में उपचार नहीं है, अपितु उसकी अभिवृद्धि है। यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी दंड पाकर यह समझे कि उसे नियम भंग न करना चाहिए और वह नियम भंग के लिए प्रायश्चित करे, परंतु यह तो तभी संभव है जबकि अपराधी स्वयं प्रायश्चित करने को तैयार रहें। व्यवहार में
यह देखा जाता है कि दंड पाकर अपराधी और भी पक्का हो जाता है। वास्तव में प्रतिरोधात्मक सिद्धांत व्यवहारिक ही नहीं है। तीसरा, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है। प्रतिरोध शब्द अंग्रेजों के शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका तात्पर्य प्रोत्साहित करने वाले से है। दरअसल संक्षेप में इसे अवरोध करना कह सकते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य समाज के द्वारा उन व्यक्तियों पर रोक लगा देना है जो गलत रास्ते पर चलकर समाज को हानि पहुंचाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध व्यक्ति की स्वतंत्रता इच्छा का परिणाम है। इसके अनुसार अपराधी को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि अपराधी को कठोर दंड दिया जाएगा तो वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इस संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान रासर ने कहा है कि कानून के मूल्यों को इस संदर्भ में स्वीकार करना चाहिए कि उसने कितने अपराधियों के होने को अवरोधित किया है, इससे नहीं कि कितनों को दंड प्रदान किया है। आलोचनात्मक। व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तियों का आधार सुख और दुखों को ही मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। कुछ अपराध क्षणिक और अवशोषण भी हो जाते हैं। दूसरे दंड के द्वारा प्रतिरोध होना आवश्यक एवं उचित नहीं है। चौथा, निर्धनात्मक सिद्धांत। यह शब्द अंग्रेजों के प्रिवेंट से है, जिसका अर्थ टू चेक से लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में इसका तात्पर्य रोकने वाले से है। इससे अपराधियों को अपराध करने से रोकना अथवा समाज से अपराधियों को पृथक पृथक करना हो सकता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को रोकना है। इसके अनुसार दंड इसलिए दिया जाता है जिससे दूसरे लोग इसे सबक सीखें और अपराध न करें। इस सिद्धांत को इस प्रकार समझा जा सकता है। एक अपराधी को भेड़ चुराने के अपराध में न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा था कि तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए दंड दिया जा रहा है कि भविष्य में भेड़ चोरी ना हो। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दंड भी उचित है, क्योंकि चाहे उसे अपराधियों के सुधार का कोई प्रश्न नहीं रहता, परंतु उससे औरों को हत्या न करने का सबक मिल जाता है। प्राचीन काल में अपराधी को पुनः चोरी से रोकने के लिए उसके हाथ कटवा दिए जाते थे। वर्तमान समय में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जैसे पद से हटा देना, लाइसेंस जब्त कर लेना आदि। आलोचना। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अपराधी को साध्य रूप में नहीं बल्कि साधन रूप में प्रयोग करता है। इससे अपराधियों का कोई सुधार नहीं होता है, वह दूसरे के अनुसार करने का साधन बनाया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से यह सिद्ध गलत है। वास्तव में सभी लोग अपराधी नहीं बन सकते। जो लोग नियम का सम्मान करना चाहते हैं, उनको इस प्रकार के उदाहरण दिखाने का कोई लाभ नहीं होता है। दूसरी ओर जिसमें अपराधी प्रवृत्ति है, उन्हें अपराध से रोकने का प्रयास उनकी चिकित्सा करना और उन परिस्थितियों को दूर करना जिससे अपराध पहले है। पांचवा, सुधारात्मक सिद्धांत। उपयुक्त सभी सिद्धांत इस प्रकार दंड द्वारा अपराध और अपराधियों की संख्या में जब कोई कमी नहीं कर सकते, तो भिन्न विद्वानों ने इस पर नए सिरे से विचार करना प्रारंभ किया। इस सिद्धांत का आधार अपराधियों को किसी प्रकार की पीड़ा अथवा कष्ट करना नहीं चाहिए, वरन सुधार करना। 20वीं सदी में इस सिद्धांत के आधार पर पर्याप्त
सुधारात्मक व्यवस्थाओं की गई। सुधार करने पर अपराधी पुनः समाज में अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करते हुए सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकता है। यह सिद्ध मानवीय भावनाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उचित शिक्षा प्रदान करके सुधारा जा सकता है। हिंगल ने स्वदंड को ही अपराधी प्रवृत्ति में सुधार के लिए उपयुक्त माना है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक परिस्थितियों एवं समय अनुसार गुण व दोष के आधार पर ही दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। बाइबल के अनुसार वह व्यक्ति धन है जो अपराधी की प्रवृत्ति में सुधार करते हैं, न कि उनका समापन करते हैं। वह व्यक्ति धन्य है जो एक पापी व्यक्ति को गुणी व्यक्ति बनाते हैं। सुधारात्मक दंड के सिद्धांत का समर्थन कई दृष्टिकोण से किया गया है। मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। ए. अपराध मानवशास्त्र। आधुनिक अपराध मानवशास्त्र के अनुसार अपराध एक रोग है, अतः अपराधी को दंड देने के स्थान पर उसकी चिकित्सा की आवश्यकता। आलोचना। अपराध मानवशास्त्र के इस मत में सबसे बड़ा दोष यह है कि कुछ अत्यंत सीमित अपराधियों के कारणों को सभी अपराधियों का कारण मानना बैठता है। यदि कोई किसी रोग के अधीन कोई अपराध करता है तो निसंदेह उसे जेल न भेजकर अस्पताल ही भेजना चाहिए, परंतु ऐसे रोगियों की संख्या बहुत ही कम है। अपराध समाजशास्त्र। अपराध समाजशास्त्र के अनुसार अपराधों का कारण सामाजिक परिस्थितियां हैं। अपराधियों को दंड देने के स्थान पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों, असमानताओं तथा भ्रष्टाचार में सुधार करना है। आलोचना। इसमें भी सभी अपराधों का कारण सामाजिक परिस्थितियों को ही माना गया है। विशेषताएं। उच्च वर्गीय सफ़ेद पोशाक अपराधियों के अपराध समाजशास्त्र के विवेचन में नहीं आते। मनोविश्लेषणात्मकवाद। इसके अनुसार अपराध दमित मनोग्रंथियों अथवा इच्छाओं और असफल यौन प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न काम और द्वेष की प्रवृत्तियों के कारण है। अतः अपराधों को रोकने के लिए दंड नहीं बल्कि औषधि और शिक्षा की आवश्यकता है। आलोचना। मनोविश्लेषणात्मकवाद का मत भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों के संबंध में ठीक माना जा सकता है। वास्तव में अपराध मानवशास्त्र और अपराध समाजशास्त्र के समान यह भी सभी प्रकार के अपराधियों के विषय में ठीक नहीं है। मृत्युदंड। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद प्राणदंड को समाप्त करने का मामला सन 1949 में सर्वप्रथम उठाया गया, परंतु तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। उनके विचार में वह अवसर प्राणदंड को समाप्त करने के लिए अनुपयुक्त था और इसके बाद यह मामला अनेकों बार संसद में उठाया जा चुका है, परंतु अभी तक इसे समाप्त नहीं किया जा सका है। इसके पक्ष एवं विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क। एक निश्चित प्रतिरोध है। मृत्युदंड के द्वारा अपराधों की संख्या में पर्याप्त कमी आ जाती है। मृत्युदंड सबसे बड़ा दंड है। मृत्युदंड सबसे बड़ा दंड है जिसके अनुसार अपराधियों के प्राण ले लिए जाने की व्यवस्था होती है। मनुष्य को
प्राणों से इतना प्रेम होता है कि मृत्यु के भय से वह कोई भी समाज विरोधी कार्य नहीं करेगा। अतः समाज को अपराधहीन करने में मृत्युदंड अनिवार्य समझा जाता है। सामाजिक आवश्यकता। दूसरा, यह सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। इसके दो रूप हैं, संगठित व विसंकलित। इसके अनुसार समाज में नियंत्रण लागू किए जाते हैं। मृत्युदंड के भय के कारण लोग नियंत्रण में रहते हैं। सामाजिक संगठन बना रहता है। संगठित समाज में ही प्रगति और विकास की कल्पना की जा सकती है। भयंकर अपराधियों को मृत्युदंड देकर शांति और व्यवस्था को भंग होने से बचाया जा सकता है। तीसरा, नैतिक आवश्यकता। नैतिक दृष्टिकोण से मृत्युदंड आवश्यक है। नीति शास्त्र के अनुसार कुछ काम करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वह नैतिक है, जो नहीं करना चाहिए वह अनैतिक है। इसके अनुसार जो दूसरों की हत्या करता है उसे मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। इसे अनैतिक के विरुद्ध युद्ध भी कहा जा सकता है। चौथा, विधि सम्मत अनिवार्यता। इसके वैधानिक औचित्य को स्वीकार किया जा सकता है। कानून देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार ही निर्मित होते हैं। अतः किसी एक द्वारा अन्य दूसरी की मृत्यु करनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार किसी के जीवन को समाप्त करता है तो उसे अनिवार्य दंड देना चाहिए। यदि राज्य ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो अराजकता का प्रसार और जंगल का कानून चरितार्थ हो जाएगा। इसके संभवतः दो परिणाम अपेक्षित हैं। मृत्यु व्यक्ति के संबंधी अपराधियों को मार डालेंगे या जनता कानून को अपने हाथों में ले लेगी। चुनाव का सरल तरीका। अपराध शारीरिक और मानसिक दोषों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही होती है। यह वंश परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। खतरनात्मक अपराधों से समाज की रक्षा करना आवश्यक है। अतः आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों को मृत्युदंड देना अत्यंत आवश्यक है। छठवां, स्थिर दंड। सभी प्रकार के दंडों में यह सर्वाधिक स्थिर दंड है। इसके द्वारा अपराधों की संख्या में स्थिरता आती है। अन्य दंडों में इतना प्रभाव नहीं होता है और अपराधी उनसे बच जाते हैं। मृत्युदंड अपराधियों को सर्वाधिक भयभीत करता है। इससे अपराधी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों में भी अपराध नहीं करते हैं। अस्तु इस दंड को स्थिरता प्रदान किया जाना चाहिए। सातवां, मृत्युदंड सुख देने वाला है। कारावास का दंड मानसिक संतुलन को क्षति पहुंचाता है। कारावास की स्थिति अत्यंत लोचनीय होती है। परिणाम स्वरूप अपराधी मृत्यु को अधिक इच्छा स्वीकार करते हैं। कारावास में भिन्न प्रकार की यातनाएं और बंधक करते हैं। पशु के समान दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। मृत्युदंड के द्वारा यातनाएं नहीं मिलती, अतः यह अधिक इच्छा और सुखद होता है। आठवां, अत्यधिक मृत्युवयी। यह मितव्ययी नहीं होता है। इसमें हजारों लाखों रुपए भी नहीं होते, अतः मृत्युदंड देना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। नौवां, दुष्टों के लिए एकमात्र दंड। कुछ अपराधियों अभ्यस्त्र हत्यारे होते हैं। दूसरे व्यक्तियों की जान लेना इसके लिए साधारण बात है। इसको सुधार भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए मृत्युदंड उचित एवं एकमात्र दंड है। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क। इसके विपक्ष में भिन्न विद्वानों के अपनी सहमति प्रकट करते हुए
इसे अनुपयुक्त ठहराया है। समय अनुसार परिवर्तन संभावित है। इसी संदर्भ में मृत्युदंड भी परिवर्तन का दृष्टिकोण परम आवश्यक प्रतीत होता है। आज अपराध व्यक्तिगत न होकर समाजगत है, अतः मृत्युदंड की अब कोई उपयोगिता नहीं है। इसके विपक्ष में निम्नलिखित धारणाएं हो सकती हैं। पहला, एक निश्चित प्रतिरोध नहीं। मृत्युदंड एक निश्चित प्रतिरोध नहीं है। इससे अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। जो हत्या और अपराध करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें इससे कोई भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। जिस संबंध में यह दंड दिए जा सकता है, अपराध पूर्व नियोजित होते हैं, वे अपने बचाव की पूर्व व्यवस्था कर लेते हैं, अतः यह निश्चित प्रतिरोध नहीं है। दूसरा, सामाजिक आवश्यकता नहीं। यह सामाजिक आवश्यकता भी नहीं है। अपराधों की संख्या में कमी लाने हेतु और विभिन्न प्रयास भी हो सकते हैं। इस दंड के न देने पर भी सामाजिक प्रगति संभव है। यह दंड शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भिन्न देशों में इससे व्यवस्था और अशांति का जन्म हुआ, अतः समाज के लिए यह अनुपयुक्त है। मृत्युदंड से यदि एक व्यक्ति के साथ न्याय होता है तो न्याय के साथ अन्याय भी संभावित है। हत्यारों को यह दंड उचित है, फिर इसके संबंधियों और बच्चों को इस प्रकार का दंड अनुपयुक्त प्रतीत होता है। अपराधी द्वारा जन्मित संतानें भी अपराधी होती हैं, यह धारणा पूर्णतः निर्मूल है। अतः मृत्युदंड का कोई औचित्य नहीं है। तीसरा, नैतिक आवश्यकता नहीं। मृत्युदंड की नैतिक आवश्यकता भी नहीं। हत्या अनैतिक है, फिर क्या प्राणदंड नैतिक है? अतः इस प्रकार नैतिकता की बात करना उपयुक्त प्रतीत नहीं है। चौथा, वैधानिक आवश्यकता नहीं। मृत्युदंड समाज के लिए अनावश्यक है। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक व्यापी हो जाता है। मृत्युदंड के उन्मूलन से जनता समाज को अराजक नहीं बनाती, क्योंकि जिन विभिन्न राष्ट्रों में मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं है, वह जनता ने ऐसा नहीं किया। पांचवा, सरल तरीका नहीं। अपराध शारीरिक तथा मानसिक दोष का प्रतिफल भी नहीं है। यह सामाजिक परिस्थितियों की प्रक्रिया है। यदि समाज में अपराधी ही नहीं रहेंगे तो दंड का उद्देश्य भी दफना दिया जाएगा। अत्यधिक खुद नहीं। फांसी पर झूलना क्या सुखद हो सकता है? कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। सभी ऐसे आराम, धन, संपत्ति आदि चाहते हैं, अतः मृत्यु दंड नहीं देना चाहता। आठवां, अपर्यायी। यह पर्याप्त व्यापी होता है, अतः पैसे को ही बचत के लिए मृत्युदंड देना मूर्खता है। अपराधी द्वारा उत्पादन से राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ती है तथा इसके अपने परिवार को भी यथेष्ट सहायता मिलती है। 9वां, इससे अन्याय का खतरा सदैव बना रहता है। त्रुटि तो मनुष्य का स्वभाव है, इसके लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। यदि गलती के आधार पर मृत्युदंड दिया जाता है तो उन्हें पुनः उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।
तथा सभी विद्वानों का मत है कि मृत्युदंड अपराधियों की संख्या में कोई कमी नहीं लाता, अतः इसका दिया जाना उपयुक्त नहीं है। प्रश्न 5वां सामान्य के अनुसार आपराधिक न्याय के भिन्न भिन्न सिद्धांत क्या हैं? सामान्य ने निम्नलिखित 4 विद्वानों को प्रस्तुत किया है: प्रत्युत्तरात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, सूचनात्मक सिद्धांत। प्रत्युत्तरात्मक सिद्धांत। प्रत्युत्तरात्मक सिद्धांत किसी समय सभी देशों के विधि शास्त्रियों की यह राय थी कि अपराधियों की रोकथाम के लिए मनुष्य में दंड का भय पैदा कर देना सर्वोत्तम दंडित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अपराध से अलग रखने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। दंड जितना ही कठोर होगा वह उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा। कठोर दंड अपराधियों को फिर से अपराध न करने की सीख देता है, वरन यह भी दर्शाता है कि उसके प्रभाव से अन्य व्यक्ति भविष्य में ऐसा अपराध करने से डरेंगे। इस कारण से पुराने समय में भयानक दंड को ही महत्व दिया जाता था तथा अपराधियों को खुले स्थानों में फांसी देना, आम स्थान पर कोड़े लगाना आदि अनेक बर्बर एवं कठोर दंड प्रचलित थे। व्यावसायिक रूप से उपरोक्त सिद्धांत कभी सफल नहीं रहता, क्योंकि यह अपराधियों के मन में दंड के प्रति भय पैदा करके उन्हें अपराध करने से सदा के लिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बहुत से अपराधी कठोर यातनाओं को सहते सहते ही उनके आदी बन जाते हैं और तब उन्हें कठिन समस्याओं का भय नहीं रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले मृत्यु के अपराधियों को खुले स्थान में आम जनता के सामने फांसी देने की प्रथा थी, जिससे अन्य लोग सबक ले सकें। परंतु मजे की बात तो यह है कि इस दृष्टि को देखने के लिए इकट्ठे हुए जन समुदाय में ही जेब कत्ती या छेड़छाड़ की अपराधियों की घटनाएं हो जाती थी। इसे भयात्मक दंड की भावनाहीनता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, निषेधात्मक सिद्धांत। प्रिवेंटिव थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। इस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधों को पुनः अपराध करने के योग्य नहीं रखा जाता है। इस प्रकार का दंड अपराधियों में अपराध करने की क्षमता को समाप्त कर देता है, जिससे कि वह दंड उसी प्रकार का अपराध नहीं कर सके। अतः हत्या करने वाले अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाना निषेधात्मक दंड अधीन आता है। इसी तरह से आजीवन कारावास, संपत्ति का संप्रहरण, बार बार घूस लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर देना आदि निषेधात्मक दंड के उदाहरण हैं। पैटन के अनुसार यह सिद्धांत कैदी पर ही अपना ध्यान अधिक केंद्रित करता है तथा भविष्य में उसकी अपराध करने की शक्ति समाप्त करने का प्रयत्न करता है, परंतु अपराधी की प्रवृत्तियों में सुधार की ओर ध्यान नहीं देता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य दंड से समाज में से एक अपराध की कमी हो जाएगी और इस प्रकार अपराध निवारण में सहायता मिलेगी। इस सिद्धांत के अनुसार
भावावेश में अपराध करने वाले अपराधियों या किशोर अपराधियों के प्रति विशेष आर्द्रता बरतना आवश्यक नहीं माना जा गया है। इसका परिणाम यह होता है कि इन अपराधियों को भी अभ्यस्त अपराधियों के साथ एक ही कारागार में रखा जाता है, जो कि हानिकारक होता है, और कारागार से छूटते ही ये सभी अभ्यस्त अपराधी के रूप में समाज में विचलने चलते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह था कि यह तो अपराधियों का दंड देकर समाज से अलग कर दिया जाएगा तथा समाज को उससे अपराधियों से मुक्त रखा जाए, या उसे कारागार में बंदी बनाकर रखा जाए ताकि वह पुनः अपराध न कर पाए और समाज से अलग रहे। इस सिद्धांत के आलोचकों का मत यह है कि यह सिद्ध अधूरा है, क्योंकि इसके अधीन अपराधी को केवल समाज से अलग रखने और जोर दिखाया गया है, न कि इसके सुधार पर। इसका यह था कि किसी भी अपराधी को सदैव के लिए कारागार में नहीं रखा जा सकता है। जब भी वह अपने कारावास की समाप्ति पर बाहर आएगा तो उसकी मानसिकता समाज विरोध होगी और वह अधिक अपराध करेगा। अतः कारावास की मानसिकता में सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत बदलने की भावना पर आधारित है तथा इस सिद्धांत के अनुसार अपराधियों को उनके अपराध के अनुपात में ही दंड दिया जाना चाहिए। कांट ने कहा है कि जैसे के साथ तैसा किया करना चाहिए। सामान्य के प्रतिक्रियात्मक दंड व्यवस्था का एक और भी स्पष्ट रूप बताते हैं। वह प्रायश्चित पर बल देते हैं। उनके अनुसार अपराधी दंड की सजा को भुगत कर प्रायश्चित करता है, जिससे उसके अपराधियों का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस न्याय सिद्धांत के अनुसार का सिद्धांत ही प्रतिक्रियात्मक दंड विधान का मूल आधार है, लेकिन आजकल इस आधार को सभी लोगों ने परिपक्वता एवं जंगलीपन का चिन्ह मान लिया है। इस व्यवस्था में अपराध के कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह एक कठोर ढंग की व्यवस्था है। इस सिद्धांत का समर्थन अरस्तु, बेडले तथा स्टीफन आदि विद्वानों ने किया है। बेडले के अनुसार जिस प्रकार विवाह और प्रेम के परस्पर संबंध हैं, उसी प्रकार दंड विधि और प्रतिरोध में निकट संबंध है। इस संबंध में प्लेटो ने कहा है कि न्याय आत्मा की इच्छा एवं स्वार्थ है, जबकि न्याय इसकी शर्मिंदगी और बीमारी है तथा दंड इसी बीमारी का इलाज है। वर्तमान दंड शास्त्री इस सिद्धांत में अधिक उचित नहीं दर्शाते हैं तथा प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत का महत्व दिनों दिन घटता जा रहा है। सामंड ने इसे अपराध वृद्धि का कारण बताया। सुधारात्मक सिद्धांत। दंड देने का उद्देश्य अपराधियों से बदला लेना कदापि नहीं होना चाहिए। दंड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधियों का इस तरह से सुधार करना होना चाहिए जिससे वह आगे अपराध करने की तरह प्रवृत्त न हो सकें। अन्य रोगों की तरह ही अपराध करना भी एक रोग है। इसकी भी पूरी जांच एवं परीक्षण होना चाहिए तथा इसका भी वैज्ञानिक तरीकों से उपचार किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रशासन में दंड व्यवस्था के कारण अपराधियों में निर्दयता, क्रूरता तथा प्रतिहिंसा की भावना जागृत होना स्वाभाविक ही है। दंड के इस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी को अपराध के रोग से पीड़ित रोगी माना जाता है, इसलिए अपराध को कठोर दंड देकर उसे व्यक्तिगत को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।